नमस्कार दोस्तों। तो केमिस्ट्री की 2 क्लास हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हम केवल चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या समझेंगे हम। एटम, एलिमेंट, आयन, रेडियो एक्टिव एटम और एलिमेंट और आइसोटोप्स। देखो साइंस में क्या होता है, हम चीज़ों को रटते हैं इसलिए हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अगर हम समझ ले कॉन्सेप्ट को तो बहुत आसान है। हम एटम के बारे में पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे और दिमाग में बसा लेंगे। नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाना है, समझना है केवल। देखो एटम क्या है, बहुत सिंपल है। इस दुनिया में जो कुछ भी है, जो भी पदार्थ है, जैसे कि मैं स्वयं एक पदार्थ हूँ, ये कॉपी पदार्थ है, पेन पदार्थ है, मेरा मोबाइल पदार्थ है, हर चीज़ पदार्थ है, ठीक है। हर चीज़ पदार्थ है यानी कि सब्सटेंस है, मटेरियल है। तो और वो जो सब्सटेंस या मटेरियल है वो किससे बना हुआ है, वो एटम से बना हुआ है। यही बात महर्षि कणादी ने कही थी, यही बात डाल्टन ने कही थी कि दुनिया की हर वस्तु एटम से बनी होती है और सबसे छोटी यूनिट एटम होती है, ऐसा डाल्टन ने बोला था। डाल्टन ने कहा था एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि नहीं, एटम भी फर्दर डिवाइड हो सकता है। एटम जो है जब और डिवाइड होता है तो किस में डिवाइड हो जाता है, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में एटम डिवाइड हो जाता है। बाद में और रिसर्च हुई, पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी डिवाइड हो जाते हैं, किसमें, क्वार्क्स में। तो जो सबसे छोटी यूनिट है वो तो क्वार्क्स है। यानी ये पूछा जाए कि ये जो पूरी दुनिया है उसमें सबसे छोटा क्या है, वो क्वार्क्स है। यानी पूरी की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। और क्वार्क क्या बना देते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये तीनों मिलकर एटम को बना देते हैं और एटम से ये पूरी की पूरी दुनिया बनी हुई है। यानी एटम सब में एग्जिस्ट कर रहा है। हमारी केमिस्ट्री जो है वो एटम से शुरू होगी, एटम पे ही ख़त्म हो जाएगी। एटम क्या है, हर एक मटेरियल का सबसे छोटा पॉइंट जो कि और डिवाइड होता है किसमें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिर से टूट जाता है क्वार्क्स में, और क्वार्क्स दुनिया का सबसे छोटा कण है, ठीक है। एटम माने हिंदी में जान लीजिए क्या, परमाणु होता है, ठीक है। यहाँ तक डाल्टन की बात हो गई और हमें भी समझ में आ गया कि एटम क्या है, ठीक है। अब एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट क्या होता है, देखो एकदम मैं रियल लाइफ एग्जांपल अगर लेके बात करूँ एलिमेंट क्या होता है, तो आप मेरे लिए सोना लेकर आइए। और सोना मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि आप मुझे कोई ज्वेलरी उठा के ले आइए, आप मुझे प्योर सोना लेके आइए। आप नदी से, जिस नदी में सोना मिलता हो ना, वहाँ से मुझे सोने के जो नगेट्स, जो टुकड़े होते हैं वो लेके आइए। आप मेरे लिए ले आए, ठीक है। आप मेरे लिए सोने के टुकड़े नदी से ले आए, ठीक, सोने के टुकड़े ले आए एकदम प्योर, जो प्रकृति में पाया जाता है, आप वो ले आए। तो मैं कहूँगी कि ये आप मेरे लिए सोने का क्या ले आए हो, एलिमेंट ले आए हो, एलिमेंट ले आए हो। यानी कि ये जो सोने के टुकड़े आप लाए हो ना, इसमें केवल सोना ही है, एयू ही है, केवल एक ही एटम है, एयू का ही एटम है, कोई मिलावट नहीं है। मतलब सोना जो है उसको हम एयू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम एयू लिख रहे हैं। एयू माने क्या, गोल्ड, गोल्ड। पीरियोडिक टेबल में हम एयू लिखते हैं, ऑरम, ठीक है। तो ये जो आप मेरे लिए नदी से निकाल के लाए थे ना, ये जो है ये गोल्ड का एलिमेंट है, ये गोल्ड का एलिमेंट है। तो एलिमेंट के अंदर क्या होगा, एक ही तरीके के एटम। देखो पूरी दुनिया ही एटम से बनी हुई है। अब मैं ये अगर आपसे बोलूँ कि मेरे लिए गोल्ड का एटम ले आओ, तो भाई आप कहोगे कि एटम तो सबसे छोटा होता है, तो मुझे बहुत तोड़ना पड़ेगा, बहुत बहुत तोड़ना पड़ेगा। फिर जो सबसे छोटी यूनिट होगी फिर वो हम आपके लिए ला पाएंगे, और वो पॉसिबल नहीं है इतना छोटा लेके आ पाना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो मेरे लिए एलिमेंट ही ले आओ। तो आप मेरे लिए ढूंढ के सोने के एलिमेंट ले आए। अब इस एलिमेंट में सारे के सारे क्या होंगे, एयू के एटम होंगे। यानी कि ये अगर एक एलिमेंट है तो इसके अंदर होगा एटम। ये एलिमेंट है तो इसके अंदर एटम होगा, ठीक।
तो क्या एक ही एटम होगा? कई सारे एटम होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया एटम से बनी है, तो एलिमेंट भी छोटे 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 एटम से बना होगा। ठीक है, तो जो एलिमेंट होगा उसमें एक ही तरीके के एटम होंगे, एक ही तरीके के, यानी कि गोल्ड है तो केवल गोल्ड के होंगे। मैंने कहा जाओ जाओ मेरे लिए ढूंढ के कार्बन का एलिमेंट लेके आओ। ठीक है, तो आप सोचोगे कार्बन 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 कहाँ ढूंढें? फिर आपको याद आएगा कि जो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो ऊपर की निब होती है उसमें ग्रेफाइट होता है ना, तो आप कहोगे हाँ ये जो होता है ये कार्बन का बना होता है। ठीक है, लेकिन वो एक रॉ फॉर्म नहीं है। तो आप जैसे रॉ फॉर्म जब लेकर आओगे कोयले का, ये कोयला लेकर आओगे जैसे, तो उसमें क्या होता है? कार्बन, तो वो हो जाएगा कार्बन का क्या? एलिमेंट, है ना। तो एलिमेंट के अंदर क्या होंगे? कार्बन ही कार्बन होंगे, कार्बन ही कार्बन होंगे। अब इसके अंदर आयरन नहीं घुसा होगा, इसमें कार्बन ही है। ठीक है, तो ये एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये गोल्ड का एलिमेंट कहला देगा। अब मैं एक और चीज़ ले लूँ जिसमें मैंने आयरन भी ले रखा है, उसके अंदर मैंने कार्बन भी ले रखा है, मैंने थोड़ा सा सल्फ़र भी ले रखा है, यानी मैंने आयरन का एटम, कार्बन का एटम, सल्फ़र का एटम ले रखा है। तो अब मैं इसको एलिमेंट नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि एलिमेंट में तो एक ही तरीके के क्या होते हैं? एक ही तरीके के एटम होते हैं। लेकिन अब ये एटम जो होते हैं होंगे तो एक ही चीज़ के, कार्बन के ही होंगे, इसमें गोल्ड के ही होंगे, बट ये डिफ़र कर सकते हैं किससे? तो अब पिक्चर में आता है कौन? आइसोटोप आता है। अब पिक्चर में आइसोटोप आता है, यानी कि कार्बन जो है तो कार्बन, ये दोनों भाई भाई हैं, लेकिन इन भाई भाई में थोड़ा सा तो अंतर हो सकता है। ये दोनों क्योंकि एक ही माँ की संतान है, ठीक है, तो इनका जो परमाणु क्रमांक होगा वो तो सेम होगा दोनों का, 6, लेकिन इनका परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास वो डिफरेंट हो सकता है। C6 12 हो सकता है और इसके पास 14 हो सकता है, C6 13 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? कार्बन के आइसोटोप हैं। तो कार्बन का एलिमेंट आप मेरे लिए जो ढूंढ के लाए थे, आपने कहा कि मैम ये लीजिए, इसमें सब के सब जो हैं केवल कार्बन के एटम ही भरे हुए हैं, ये मैं आपके लिए कार्बन का एलिमेंट ले आया। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू, बट ये जो कार्बन के एलिमेंट एटम्स हैं इसमें मैंने देखा तो कहा कि हाँ यार हैं तो सब कार्बन ही, लेकिन C12 जो है वो ज़्यादा है, लेकिन मुझे एक आधा, मैंने कहा कि C6 14 भी मिल रहा है यार, C6 14 भी मिल रहा है। तो आपने कहा कि अरे आपने कार्बन का एलिमेंट बनाया, हम कार्बन ले आए, सारे के सारे कार्बन हैं, अब उसमें 14 है 12 है ये हमको नहीं पता, लेकिन सारे कार्बन है। ठीक है, आपने कहा ठीक है ये एलिमेंट है, हमने मान लिया, लेकिन इस एलिमेंट में कार्बन 2 तरीके के हो सकते हैं। तो अब ये जो 2 तरीके के कार्बन हैं इनको ही हम आइसोटोप बोलेंगे, इन्हीं को हम आइसोटोप बोलेंगे, यानी कि एक ही एलिमेंट के अंदर ऐसे एटम जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, फिर से रिवाइज करें क्या क्या जाना हमने जाना कि एटम क्या होता है, एक बहुत ही छोटी इकाई है, लेकिन उससे भी छोटी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्वार्क्स हैं। फिर यही एटम जब सेम तरीके के होते हैं तो मिल के बना लेते हैं क्या? एलिमेंट बना लेते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स के एटम जब इनके परमाणु भार अलग अलग हो जाते हैं तो इन्हीं एलिमेंट्स के अंदर हमें आइसोटोप देखने को मिल जाते हैं। अब इन्हीं आइसोटोप के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, जैसे कि हमने C6 12 लिया और C6 14 लिया। ठीक है, तो ये जो C6 14 है ये तो रेडियो एक्टिव है। मैंने एक ऐसे टर्म का नाम ले लिया जिसको मैं आपको डिफ़ाइन करने वाली थी, जो कि मेरा एजेंडा था कि मुझे आपको रेडियो एक्टिव एटम भी बताना है। ठीक है, हम बता देंगे, लेकिन पहले ज़रा हम आइसोटोप को ही समझ लें कि ये जो नीचे 6 लिखा हुआ है ये क्या बता रहा है? एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है? परमाणु क्रमांक।
देखो, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है ना, उसमें जो एलिमेंट सजे हुए हैं वो परमाणु क्रमांक के हिसाब से सजे हुए हैं, क्योंकि जैसे कार्बन है तो कार्बन के चाहे जितने आइसोटोप ले लो उनका क्रमांक सबका 6 ही रहेगा, तो इसलिए हमने क्रमांक के क्रम में पीरियोडिक टेबल को सजाया है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक होता है और ये क्या होता है, परमाणु भार होता है, एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार, परमाणु भार। अच्छा, हमें इससे पता क्या क्या चलता है, परमाणु क्रमांक से पता चलता है कि इस कार्बन के अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 होंगे। अच्छा, अब हमें न्यूट्रॉन भी जानना है कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन अगर हमको जानना है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, हमें एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटाना होगा, तो अगेन कितने, 6 ही न्यूट्रॉन होंगे। ज़रा इसकी कहानी देख लेते हैं, तो इसके पास भी प्रोटॉन कितने होंगे, 6, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 14 माइनस 6 इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे हमारे पास, 9 नहीं 8 हो जाएंगे, है ना, 4 4 8 हो जाएंगे न्यूट्रॉन। यानी कि हमने देखा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या बदल गई। एक भाई के पास 6 न्यूट्रॉन है और एक भाई के पास 8 न्यूट्रॉन है, यानी कि आइसोटोप होते हैं उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, एटॉमिक मास के साथ साथ न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। ऐसे भाई, एक ही परिवार के, एक ही एलिमेंट के ऐसे दो भाई जिनके पास न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंट होती है, उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये जो C614 है ना, C14 है ना, कार्बन 14 है, ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का क्या मतलब होता है, देखो मैंने फिर वही बात बोलूँगी कि सारी कहानी एटम से शुरू होगी और एटम पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एटम क्या होता है, एटम क्या होता है, चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एटम किसी भी पदार्थ की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में फर्दर डिवाइड हो सकती है। यानी एटम वो होता है जिसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके केंद्र में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगा रहा होता है, ये हमारा एटम होता है। अब अगर एटम कुछ इस तरीके का हो कि उसका जो केंद्र है, उसका जो केंद्रक है, उसका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो। अनस्टेबिलिटी कब आएगी, मोस्टली जब न्यूट्रॉनों की संख्या कम होगी तो अनस्टेबिलिटी आएगी। तो अगर एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो अब ये हरकत करेगा, इस तरीके का एटम हरकत करेगा। क्या करेगा, ये रेज को निकालेगा, ये रेज निकालेगा, ये खुद तो टूटेगा, अनस्टेबल है तो टूटेगा, ये रेज निकालेगा अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो ये जब रेज निकालेगा अल्फ़ा, बीटा, गामा, तो इसलिए इसको बोलेंगे कि ये रेडियो एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये टूट रहा है भाई, ये बैठ नहीं रहा है शांति से, टूटे जा रहा है, ये एटम टूट रहा है, अनस्टेबल है, इसलिए ये रेडियो एक्टिव है। तो अब जब कभी भी आपको सुनने को मिले कि ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव है या ये एटम रेडियो एक्टिव है, तो तुरंत दिमाग में लाना अच्छा, इसका जो केंद्रक है ना, इसका जो नींव है ना, वही कमज़ोर है, इसलिए ये रेडियो एक्टिव है। क्या कमज़ोर है वो, एक्चुअल में वो कमज़ोर है, उसका न्यूक्लियस टूट रहा है तो उससे गामा रेज निकल रही, रेज हो रही, तो वो एक्टिव हो गया। वो अपने टूटने की वजह से एक्टिव है, अगर वो शांति से बैठा होता तो एक्टिव ही नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ गई, जो अनस्टेबल है वही एक्टिव है। ठीक है, तो हमें रेडियो एक्टिव भी समझ में आ गया कि जो अनस्टेबल होगा वो रेडियो एक्टिव होगा। तो कार्बन 14 क्या है, वो रेडियो एक्टिव है, तो इसका हम यूज़ करते हैं, हम आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं। कार्बन 14 का यूज़ कार्बन डेटिंग में किया जाता है, यानी कि जो फॉसिल्स होते हैं ना, जो जीवाश्म होते हैं, जो बहुत पुराने आपको जैसे डायनासोर का फॉसिल मिला, जैसे हमारे जो पूर्वज थे, जो आदि मानव पुरुष थे, ठीक है, उनके जो जीवाश्म मिले हैं हज़ारों लाखों साल पुराने, उनकी डेटिंग करके पता, मतलब कार्बन 14 से पता लगाया जाता है कि कितने पुराने हैं। हमें पता चलता है ना कि हमें जो कंकाल मिला वो 1 लाख साल पुराना है, वो 60,000 साल पुराना है, वो हमें C14 से पता चलता है, क्योंकि जो C14 होता है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो जिंदा है, जो कोई भी जिंदा है, जैसे हम और आप जिंदा हैं, तो हम कार्बन 14 को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। ठीक है, या फिर जो पादप
हैं जो जिंदा हैं वो उसको ले रहे होंगे। जैसे ही पादप मर जाएगा या हम मर जाएंगे तो हम कार्बन 14 को लेना बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे आइसोटोप्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 60 है, ठीक है। इसका यूज़ होता है कैंसर ट्रीटमेंट में, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे आइसोटोप्स हैं जिनको हम बाद में याद कर लेंगे, क्योंकि हमें याद करने पड़ेंगे कि किस आइसोटोप का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। अभी हमारा काम केवल समझने का है। तो हमने क्या क्या समझा? हमने समझा कि एटम है, पूरी दुनिया एटम की बनी हुई है। एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फर्दर बना होता है क्वार्क से। पूरी दुनिया बनी है किससे? क्वार्क से। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट प्योर फॉर्म होते हैं। जैसे कि मैंने बोला सोना, नदी से सोना निकाल के लाओ, वो एलिमेंट है, क्योंकि उसमें सारे के सारे गोल्ड के ही एटम भरे हुए हैं। भाई पूरी दुनिया एटम की है। अब जैसे कि मान लो कि मैंने ये उठाया, ये भी तो एटम से बना हुआ है, लेकिन क्या मैं उसको एलिमेंट कह दूँ? नहीं कह पाऊँगी भाई, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों से ये बना हुआ है, बहुत सारे एटम इसमें लगे हुए हैं, एक ही नहीं है इसमें। इसलिए एलिमेंट क्या होगा? प्योर सब्सटेंस होगा। जैसे कि मैंने बोला नदी से सोना लेकर आओ मेरे लिए, तो वो क्या हो जाएगा? मेरे लिए एक एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें केवल गोल्ड ही गोल्ड होगा, ठीक है। फिर हम एलिमेंट से और आगे बढ़े। हमने देखा कि एलिमेंट में, ठीक है, मान लो मैंने कार्बन का एलिमेंट लिया तो कार्बन ही कार्बन है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कार्बन भी कई तरीके के हों। तो वो जो कई तरीके के कार्बन हैं वो आइसोटोप हैं। और आइसोटोप में क्या डिफरेंस हो जाता है? डिफरेंस बस इतना सा हो जाता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या पे फ़र्क पड़ेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो आइसोटोप्स होते हैं ना, वो उनकी मतलब वो केमिकली वो एक जैसे होते हैं। क्योंकि देखो केमिकल रिएक्शन होगी कैसे? केमिकल रिएक्शन तब होगी जब इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आएंगे। इलेक्ट्रॉन ही हैं जो सब कुछ ड्राइव करेंगे। एक तरीके से इलेक्ट्रॉन से ही पूरी केमिस्ट्री चलेगी, ठीक है भाई। मैंने कहा कि पूरी केमिस्ट्री एटम से शुरू होकर एटम पे ख़त्म होगी, तो एटम का ही तो हिस्सा इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन से सब कुछ होगा। अब हम आयन समझेंगे। देखो हमने आइसोटोप भी समझ लिया, हमने रेडियो एक्टिव एटम भी समझ लिया। रेडियो एक्टिव जब भी आए तो तुरंत दिमाग में लाना है कि जो एटम है अनस्टेबल है। एटम का जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है, तभी ये रेडियो एक्टिव है। कोई भी चीज़ रेडियो एक्टिव है, तुरंत दिमाग में लाना है क्या? अनस्टेबिलिटी है। कहाँ? केंद्र में। क्यों है? न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कम है, इसलिए अनस्टेबल है तो क्या करेगा? गामा रेस को छोड़ेगा, ठीक है। तो ये होते हैं रेडियो एक्टिव। आइसोटोप भी समझ लिए, एक ही परिवार के भाई भाई हैं। परिवार किसका है? एलिमेंट का परिवार है। एक ही परिवार के भाई भाई हैं, उनके न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर है, उनके एटॉमिक मास में अंतर है, अदरवाइज और किसी चीज़ में अंतर नहीं है। उनके पास प्रोटॉन भी उतने हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन भी उतने हैं, उनके पास एटॉमिक नंबर भी उतना ही है। अब हम आते हैं किस पे? आयंस। आयंस क्या होते हैं? फिर मैं कहूँगी कि सब कुछ शुरू होगा एटम से और एटम पे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए एटम से शुरू करके एटम पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, एटम क्या है? फिर से जानते हैं। एटम 3 चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बाहर चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन, मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, इस एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो अब क्या होगा? इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, खो आया ये, तो अब होगा क्या? तो समझो ज़रा कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ये तो हम बार बार समझते आ गए। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है ना। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, यानी कि ये जो एटम है ये न्यूट्रल है, उदासीन है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस और माइनस, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया तो अब जो माइनस चार्ज था वो कम हो गया ना, प्लस ज़्यादा हो गया, तो अब इसके ऊपर प्लस चमकने लगेगा ना। मान लो कि एक सोडियम का एटम था, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो अब इसके ऊपर हमें प्लस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन तो ये खो आया है अपना, है ना। इसी तरीके से मान लो एक क्लोरीन का एटम था, इसने इसका जो इलेक्ट्रॉन ये खो रहा था ना, इसने पकड़ लिया, इसने ले लिया, तो अब इसके पास क्या हो जाएगा? माइनस ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस दिखने लगेगा। इसने पाया है इलेक्ट्रॉन को, तो इसका माइनस इसको दिखाई पड़ेगा इसके ऊपर,
इसने खोया है तो इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होगा, इसलिए इसके पास प्लस चार्ज होगा। तो ये क्या होते हैं, ये आयंस होते हैं। आयंस को हम और भी समझ सकते हैं, जैसे आप गिलास लीजिए, गिलास में नमक डाल लीजिए, नमक क्या होता है, NaCl, NaCl नमक होता है। अगर हम गिलास में NaCl यानी कि नमक को डाल दें तो वो नमक क्या हो जाता है, घुल जाता है। क्यों? क्योंकि Na प्लस अलग हो जाता है और Cl माइनस अलग हो जाता है, यानी गिलास में क्या आ चुके हैं, आयन आ चुके हैं। ठीक है, तो यही पूरी दुनिया ही एटम है, वही एटम से ही आयन निकल रहे हैं। तो हमारे आसपास केमिस्ट्री दिखाई देती है, हमारे आसपास ही सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ये टर्म्स आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। कल हम इन्हीं को और आगे बढ़ाएंगे और एग्जाम्पल्स लेते हुए समझेंगे केमिस्ट्री को। नोट्स नहीं बनाना है, केवल समझते चलना है, केवल समझते चलना है। ओके, थैंक यू सो मच।